नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज़ मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की पवार पॉलिटिकल लीग की, जिसमें चाचा को बोल्ड करने के लिए भतीजे ने एक जबरदस्त गुगली डाली। पवार वर्सेस पवार में डायलॉग वॉर भी हुआ, लेकिन अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की कुंजी क्यों खोली, इसका जवाब भी मिलेगा खुद अजीत पवार की जुबान से। वैसे अजीत पवार की बगावत से टेंशन सिर्फ शरद पवार को ही नहीं है। दावा है कि टेंशन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जिसे सोचकर शिंदे की बेचैनी का मीटर तेजी से भाग रहा है, ये भी देखिएगा। 8 जुलाई से ठीक 3 दिन पहले बंगाल की बम रिपोर्ट भी आई है। ये धमाकेदार रिपोर्ट खुद राज्यपाल ने तैयार की है, जो ममता बनर्जी को बहुत चुभने वाली है। वैसे बंगाल में बम और बारूद के साथ चिप्स वाली पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। आलू के चिप्स वाली चर्चा क्यों हो रही है, ये भी देखिएगा। फिर उन रीलबाजों की बात करेंगे जिन्होंने भगवान के मंदिर को भी एंटरटेनमेंट और पॉपुलर होने की दुकान समझ लिया है। केदारनाथ धाम में प्रपोज करने वाला वीडियो शायद आपने देखा भी होगा। आज आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इन रील प्रेमियों को सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड के आरोपी पर शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एनएसए के बाद आज आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चल गया। सीएम शिवराज ने कहा कि वो अपराधियों को 10 फुट नीचे दफन कर देंगे। इसरो ने चांद को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। आज स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 की तैयारियों का पूरा एक वीडियो जारी किया, जिसमें LVM-3 लॉन्च व्हीकल से जोड़ा जा रहा है। मिशन चंद्रयान की तारीख नोट कर लीजिए, 13 जुलाई 2023। वैसे 3 जुलाई की तारीख भी ट्रेंड कर रही है, क्योंकि यह दिन पूरी दुनिया में सबसे गर्म दिन रहा। 3 जुलाई को एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह अल नीनो और बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड को बताया है। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन रील प्रेमियों की, जिन्होंने आस्था जैसे विषय को भी अब अपनी रील बाजी की दुकान समझ लिया है, जहां वो नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं और रील्स बनाते हैं। इस रीलबाजी को आप देश में तेजी से बढ़ा ऐसा अतिक्रमण भी कह सकते हैं, जो घरों से, सड़कों से और शहरों से निकलकर देश के मंदिरों तक पहुंच चुका है। आज हम केदारनाथ के एक ऐसे वीडियो की बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत बड़ा बवाल छिड़ गया है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में केदारनाथ धाम में ये रीलबाजी बंद हो जाए। हम आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। मुमकिन है ये वीडियो फॉरवर्ड होते हुए आपके मोबाइल तक भी पहुंचा हो। इसमें एक महिला केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने घुटनों पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस पूरी रील को बाकायदा शूट भी किया जाता है। अब इस वीडियो पर जो वैचारिक विमर्श हो रहा है, उसमें मौसम के तापमान से भी ज्यादा गर्मी है। कुछ लोग इसे जायज बताते हुए निश्चल प्रेम और अभिव्यक्ति की आज़ादी की दलीलें दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें इसे लेकर बहुत गुस्सा है। ऐसे लोगों का कहना है कि केदारनाथ आस्था का केंद्र है, कोई पिकनिक स्पॉट या रील बनाने का अड्डा नहीं, जहां जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे रील बना ले। लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सीधे पुलिस को एक लेटर लिखा है और मांग की गई है कि अब केदारनाथ में रील्स बनाने वाले लोगों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। लेटर में लिखा गया है कि श्री केदारनाथ मंदिर परिक्षेत्र में कुछ यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर के रील बना रहे हैं। मैं आपको वो लेटर भी दिखा देता हूं कि उस लेटर में आखिर क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उसके साथ साथ मेरे हाथ में वो लेटर है जो कि समिति की तरफ से जारी किया गया है। इनके इस काम से जो बताया गया, श्रद्धालुओं और देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तथा इस संबंध में उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अतः श्री केदारनाथ मंदिर परिक्षेत्रांतर धार्मिक भावनाओं के विपरीत यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों पर कठोर निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि इस प्रकार का कृत्य घटित ना होने पाए। थोड़ा फेड हो गया है लेटर, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर उन लोगों के लिए ये बात है जो केदारनाथ धाम जा कर के अलग अलग तरीके की रील्स बना रहे हैं। और शायद यहाँ पर ये लेटर बहुत साफ तौर पर ना दिख रहा हो, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में अब लिखा हुआ दिखाई दे।
इसलिए श्री केदारनाथ धाम में ब्लॉगर और यूट्यूबर रील्स बनाने वाले सब पर निगरानी रखने की बात कही गई है और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यानी अब बहुत जल्द पुलिस की ओर से कुछ सख्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिनसे शायद उन लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है जिन्हें हर वक्त रील बनाने का नशा रहता है और फिर वो इसके लिए लोगों की श्रद्धा और आस्था को भी ताक पर रखने से परहेज नहीं करते हैं। यकीनन हमारे देश का जो संविधान है उसमें रील का कोई जिक्र नहीं किया गया। वैसे हो सकता है अगर ये संविधान आज के दौर में लिखा गया होता तो इसमें रील बनाने के लिए भी कुछ अनुच्छेद बनाए जाते। वैसे इसकी संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला कॉलम लोगों को रील बनाने की आज़ादी देता है, लेकिन इस आज़ादी में आस्था को ठेस पहुंचाने वाला डिस्काउंट भी किसी कीमत पर किसी को नहीं दिया जा सकता। पिछले महीने जून में भी केदारनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला ने केदारनाथ के गर्भगृह में बाबा केदार के शिवलिंग पर अचानक नोट उड़ाने शुरू कर दिए थे। इस वीडियो पर भी खूब बवाल हुआ था। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ तब किया गया जब गर्भगृह में वीडियोग्राफी करने की मनाही है, लेकिन जब सिर पर रील का नशा चढ़ा हो तो फिर नियम कायदों की डिक्शनरी को लोग जूते की नोक पर लेकर चलते हैं। मौजूदा वक्त में मंदिरों में भी रील बनाने को लेकर के एक बाढ़ सी आ गई है और रील बनाने वाले इन लोगों का केदारनाथ धाम सबसे फेवरेट स्पॉट है। इसलिए केदारनाथ धाम में वो हाथ कम नजर आते हैं तो श्रद्धा और भक्ति से जुड़े होते हैं, बल्कि वो हाथ ज्यादा दिखते हैं जो मोबाइल से वीडियो और रील्स बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद दूसरों की आस्था को समझने के लिए संवेदनशील नहीं है। इन्हें उन लोगों की मौजूदगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो वहां सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। इसलिए आज ऐसे लोगों को समझना होगा कि जिस तरह वो मां गंगा नदी को अपना वाटर पार्क नहीं समझ सकते, वैसे ही मंदिर को अपनी तफरीबाजी और रीलबाजी की दुकान नहीं बना सकते। उन्हें दोनों के बीच के इस फर्क को समझना होगा। अब हम आपको इस खबर पर एक न्यूज रील दिखाते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट की मात्रा ना के बराबर है, लेकिन जानकारी की मात्रा भरपूर है। इन रील्स को दिन में एक बार देखने में कोई बिल्कुल बुराई नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना ज्ञान के लिए हानिकारक और ना ही धार्मिक आस्था के लिए। इसलिए आप सत्ता की ज्ञानवर्धक न्यूज रील्स देखा करें और जरूर देखा करें। गर्भगृह में मंदिर के अंदर इस तरह की वीडियोग्राफी करना बिल्कुल वर्जित है और गर्भगृह में तक जो है लोग मोबाइल लेके जा रहे हैं जिसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तमाम जो है इस तरह के वीडियो जो है आपने पूरे उसमें देखे होंगे जो केदारनाथ के उसकी परंपरा के खिलाफ है और उसकी यात्री हित में, तीर्थ हित में, समाज हित में बिल्कुल गलत है। केदारनाथ जी में लगातार हर दूसरे तीसरे दिन में ऐसी वीडियो जारी हो रही है। लगता है जहां कोई कानून, कोई नियम, कोई परंपरा जहां लागू नहीं होती है। ऐसे पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, आस्था के केंद्रों में जा रहे हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जो अध्यक्ष जी ने जो मतलब लिखा है और पुलिस को इसका करना चाहिए, भविष्य में बातें नहीं हो। तो केदारनाथ रील बनाने के लिए कैसे रील प्रेमियों की सबसे फेवरेट लोकेशन है, ये बात हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। रील बनाने के मामले में इंस्टाग्राम और फेसबुक सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर लोगों ने जी भर के रील बनाई है और पोस्ट भी की है। इंस्टाग्राम पर केदारनाथ से जुड़े करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं और इनमें से 64,86,000 पोस्ट सिर्फ हैशटैग केदारनाथ पर किए गए हैं, जबकि फेसबुक पर हैशटैग केदारनाथ पर 21 लाख पोस्ट हैं। इनमें रील्स और सेल्फी सब शामिल हैं। और ये तो सिर्फ हैशटैग के आंकड़े हैं, बिना हैशटैग के भी बहुत सारी रील्स हो सकती हैं। लेकिन अब केदारनाथ को लेकर जो नए नए विवादित वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके जवाब में नाराजगी भरे वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। हम आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जितने भी लोग ये केदारनाथ जा रहे हैं ना ऊपर, विश्वास मानिए इन सब के फोन अगर नीचे ही रखवा लिए जाए ना
तो 70% क्राउड केदारनाथ का वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप तो कह रहे थे कि भक्ति में बड़ा रस है, वो भक्ति नहीं है जिसे आप कह रहे हो, वो मनोरंजन है। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। रील बनाने वाला यह नशा सिर्फ केदारनाथ धाम तक नहीं है, बल्कि रीलबाजी वाला यह अतिक्रमण आपको पहाड़ों से लेकर हमारे देश की उन नदियों तक देखने को मिल जाएगा जिन्हें पूजा जाता है, जिनमें लोगों की आस्था है, जो कई पवित्र मौके पर उनमें डुबकी लगाते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वीडियो अयोध्या से भी आया था, जहां सरयू नदी में एक महिला के डांस पर बवाल हो गया। उस दौरान भी इस बात को जोर देकर उठाया गया था कि हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थली मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये रील प्रेमी एंटरटेनमेंट और आस्था के बीच के फर्क को समझने के लिए तैयार नहीं। आज हमने रील प्रेमियों की आंखें खोलने के लिए सत्ता की कुछ दिलचस्प कुंजी भी तैयार की हैं और हमें उम्मीद है कि इस कुंजी से वो कुछ जरूर सीखेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाने वाली मेटा जैसी कंपनियों के लिए भारत सिर्फ पैसा कमाने की एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में वो लोग मेटा के मजदूर हैं जो रील की आदत से मजबूर हैं, और इनमें रील्स बनाने के साथ साथ रील्स देखने वाले भी शामिल हैं जो एक विदेशी कंपनी के मजदूर बनकर भारत में उनके लिए काम कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने मकसद हैं। जैसे रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर हो जाएं, जबकि देखने वालों का मकसद अपना मनोरंजन करना होता है। रील्स बनाने वाले चाहते हैं कि वो अपने अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा लें, जबकि जो लोग रील देखते हैं वो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिनमें उनके मनोरंजन वाली सामग्री होती है। रील बनाने वाले तारीफें बटोरने के लिए शॉर्ट वीडियो शूट करते हैं, जबकि रील देखने वालों के लिए ये एक टाइम पास होता है। रील बनाने वालों में बहुत कम ही लोग की संख्या है जो इसके जरिए कमाई करते हैं, लेकिन रील देखने वालों में अगर कुछ करते हैं तो वो सिर्फ एक ही काम करते हैं जो रील देखते हैं, और वो है समय की बर्बादी। अब आपको जल्दी से रील्स वाले नशे से कुछ और चौंकाने वाले और बेहद दिलचस्प आंकड़े भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में रील बनाने वाले करीब 8 करोड़ लोग हैं। ये रील अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है और इनमें इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों शामिल हैं। लेकिन रील्स बनाने वाले सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इसके जरिए कमाई करते हैं, सिर्फ 1.5 लाख। यानी 7,98,50,000 लोग ऐसे हैं जो रील पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जो 1.5 लाख कंटेंट क्रिएटर रील के जरिए कमाई कर रहे हैं, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। भारत में 8 करोड़ में 1% लोग ऐसे हैं जिनके 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और रील के जरिए पैसा कमाने वालों की प्रति माह कमाई 16,000 से लेकर 2 लाख तक है। इसमें अलग अलग लोग शामिल हैं। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह रील तैयार की जाती है, उनकी फेवरेट लिस्ट में हमारे देश भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, और इसमें कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। अलग अलग विषयों पर डाटा इकट्ठा करने वाले जर्मन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए भारत सबसे बड़ा रील्स वाला बाजार है। भारत में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है। मौजूदा वक्त में देश में 23 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। इनमें रील बनाने वाले और देखने वाले दोनों लोग शामिल हैं। आप भारत देश को रील्स उत्पादन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इसकी वजह समझिए। भारत में रोज इंस्टाग्राम पर करीब 60 लाख रील्स बनाई जाती हैं, रोजाना 60 लाख। भारत में रील्स पर हर दिन औसतन 28 मिनट खर्च होते हैं, और इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। इस देश में 156 मिनट यानी 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त रोज एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने में बिताया जाता है। 8 से 23 साल की उम्र के लोग रोज 360 से लेकर 480 तक रील्स देखते हैं, और ये रील्स देखने में हमारा देश का युवा रोज करीब 1.5 से 2 घंटे तक समय खर्च कर देता है। कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर प्रशासन ने रील प्रेमियों के लिए एक रेखा खींच दी है, जिसे पार करते ही रील बाजों का सामना सवालों से और पुलिस से हो जाएगा। आप भगवान के फॉलोअर हैं या फॉलोअर की तलाश में भगवान के सामने कैमरा लेकर गए हैं, इन दोनों स्थितियों में फर्क है, और अब इस फर्क पर बहस और ज्यादा बढ़ेगी। सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज से ठीक 3 दिन बाद पंचायत के चुनाव हैं। वैसे तो ये लोकल लेवल का चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बंगाल में बम, गोला बारूद और हिंसा वाली तस्वीरें आ रही हैं,
इससे बंगाल का ये चुनाव अब पूरे देश में कुख्यात हो गया है और हिंसा को लेकर तनाव और राजनीतिक टकराव के बीच बंगाल से गवर्नर की ग्राउंड रिपोर्ट आ गई है। इस खबर के तहत पहली कुंजी में हम आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो उन्होंने ग्राउंड पर जाकर तैयार की है। आप इसे सरल भाषा में राज्यपाल की बंगाल रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। बस फर्क यह है कि ये रिपोर्ट मीडिया को नहीं, राज्य चुनाव आयोग को सौंपी गई, जिसके हर पन्ने पर हिंसा की कहानी है, बम और बारूद का जिक्र है और ममता बनर्जी सरकार में पुलिस की नाकामी का भी जिक्र है। वहीं दूसरी कुंजी का विषय है चिप्स पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में आज चाय से ज्यादा चिप्स पर चर्चा हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार ने चिप्स के जरिए वोट बटोरने का खास प्लान तैयार किया है। दीदी के चुनावी मैनेजरों और कैंपेन की प्लानिंग करने वालों को उम्मीद है कि वोटर आलू के चिप्स खाएगा, उसके पैकेट पर योजनाओं के नाम पड़ेगा और चिप्स के पैकेट से निकलने वाले फ्री गिफ्ट को लेकर वोट देने चला जाएगा। इस महत्वाकांक्षी चिप्स योजना के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। पहले बात करते हैं बंगाल की बम वाली कुंजी की। पश्चिम बंगाल में हिंसा और तनाव पर यहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयोग को सील बंद लिफाफे में चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के पास इस चिट्ठी के मुख्य पॉइंट्स हैं। इसकी जानकारी आगे देंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में क्या क्या कहा है। वो किस तरह बंगाल की हिंसा को लेकर चिंतित हैं और वो क्यों इसे राजनीतिक नहीं तथ्यात्मक कह रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि दौरे के वक्त मैंने महसूस किया कि बंगाल के कुछ विशेष इलाके हिंसाग्रस्त हैं, जहां हत्या की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति, बाहुबल की राजनीति हो रही है। ये यात्रा फॉल्ट फाइंडिंग कमेटी मिशन नहीं बल्कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए थी, यानी राज्यपाल तथ्यों की खोज में निकले थे। राज्यपाल की ग्राउंड रिपोर्ट की बातों को हम पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों से आई बम, गोला बारूद वाली तस्वीरों से मैच भी करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि जो रिपोर्ट राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग को भेजी है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, बशीरहाट, बीरभूम और पुरुलिया हिंसा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। रिपोर्ट में राज्य के अलग अलग इलाकों में मिले बम, हथियार, गोला बारूद का भी जिक्र है। यह भी कहा गया कि राज्य के अलग अलग शहरों से हिंसा की हजारों शिकायतें मिली हैं और ऐसी कॉल्स पीस रूम में आई हैं। इनकी संख्या और डिटेलिंग का जिक्र भी चिट्ठी में है। राज्यपाल की ओर से यह भी कहा गया कि अलग अलग सेक्टर और अलग अलग पार्टी के लोगों ने मदद और सुरक्षा की मांग की है। रिपोर्ट में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई है। यह भी लिखा है कि राज्य की पुलिस पर से आम लोगों का विश्वास उठ रहा है, आम लोगों को केंद्रीय बल पर ज्यादा भरोसा है। जहां तक बात गलती ढूंढने और तथ्य ढूंढने के फर्क की है, तो जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बंगाल में हमला है, हत्या है, बम है, बारूद है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। सत्ता में हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई भी हैं, लेकिन तमाम सवालों के बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल के हालात बेकाबू हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कई ऐसी खबरें पास आई हैं जिसमें बम ही बम है। आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बम ब्लास्ट में 2 घायल हो गए। ये घटना करलपुर की है। चौंकाने वाला दावा यह है कि बम को बांधने के समय उसमें धमाका हो गया। दोनों घायल लोग टीएमसी के समर्थक बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। मुर्शिदाबाद के ही खारग्राम में एक फार्म से बम मिले हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। बम किसने रखे थे, किस मकसद से रखे थे, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन बमों का कनेक्शन पंचायत चुनाव से है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में देसी बम के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों टीएमसी के समर्थक हैं। पश्चिम बंगाल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वाली एक और कहानी अब आपको बताते हैं। साउथ 24 परगना में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। ये झड़प इंडियन सेकुलर फ्रंट और टीएमसी के समर्थकों के बीच हुई। 24 घंटे पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता पर बीजेपी के समर्थकों को पीटने का आरोप लगा। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये वो तस्वीरें और कहानियां हैं जो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कभी बाल्टी में बम वाली तस्वीर, कभी सरेआम बाजार में बम फेंकने वाली तस्वीर, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के बारूदी और खूनी होने के सबूत हैं।
इलेक्शन कमिश्नर को नियोग किया गवर्नर, सरकार ने नियोग नहीं किया। इसीलिए गवर्नर जो कर रहा है उनका ड्यूटी कर रहा है। तृणमूल जो बोल रहा है वो पॉलिटिकल एक वेंडेटा है तृणमूल का, उसी का आधार पर बोल रहा है। गवर्नर के बारे में हमारा जो आपत्ति है वो हम चिट्ठी लिख के स्टेट इलेक्शन कमीशन को बताया कि गवर्नर अपना अधिकार के बाहर जा रहे हैं, संविधान का खिलाफ काम कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट कर रहे हैं। ये सब कंप्लेन हम गवर्नर के बारे में किए। Governor interferes, then it will be questioned. But election commission, what is the role of election commission? There is state election commission, and it has the responsibility to hold the elections peacefully. वैसे राज्यपाल ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसको लेकर के भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं और कई जानकार ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट राज्यपाल ने चुनाव आयोग को सौंपी है कायदे से उसको केंद्र को सौंपना चाहिए था और यही मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट उठा भी रही है। वैसे तो पूरे देश में बंगाल की बम वाली चर्चा हो रही है, लेकिन बंगाल में चुनावी समय में एक और चर्चा हो रही है और वो है चिप्स वाली चर्चा। दरअसल वोट के लिए टीएमसी के समर्थकों ने चिप्स वाला खास प्लान तैयार किया है। ये आलू वाले पैकेट की चिप्स वो यूट्यूब के वीडियो से भी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसमें स्वाद भी आता है और किस्मत ने काम किया तो जेब में पैसा भी बहुत पहुंच सकता है। ममता के समर्थकों को उम्मीद है कि चिप्स खाते खाते लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे और टीएमसी को वोट देकर आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चिप्स वाला चुनाव अभियान, चिप्स के पैकेट पर ममता सरकार की योजनाओं के नाम लिखे हैं। चिप्स के पैकेट पर ममता सरकार के कई प्रोजेक्ट्स के भी नाम लिखे हुए हैं। कई चिप्स के पैकेट से पैसे निकलने का भी दावा किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से मार्केट में ऐसे चिप्स होने का दावा किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि इन चिप्स पर ममता सरकार की किन किन योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के नाम हैं। कन्याश्री योजना, स्वास्थ्य साथी योजना, युवा श्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, रूपोश्री योजना, दुआरे सरकार योजना। पश्चिम बंगाल में चिप्स वाली इस रणनीति पर और राजनीति पर अब पॉलिटिक्स बहुत लाजमी शुरू होनी है। बीजेपी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रही है, वहीं टीएमसी इसको लेकर अपनी दलीलें दे रही है। लेकिन बंगाल के बाजार में चिप्स के राजनीतिक पैकेट की जमकर चर्चा हो रही है। তো চায় বাচ্চা, খুব বাচ্চাগুলো চায় যাদের ওই গিফট টিফট আছে বলে একটু আধটু চায়। এসব অত কিছু বলতে পারবো না আমি। বিক্রি হয়। এটা কোনো কোম্পানির আমরা জানি না, মানে ছেলেরা দিয়ে যাচ্ছে। এটা কি কোম্পানি তো আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু ছেলেরা যে দিয়ে যাচ্ছে। দেখুন কারা করছে বা কীভাবে করছে সেটা আমরা জানা নেই এবং তৃণমূল আমরা এইভাবে করি না। এইরকম ওই চিপস বা আপনার ওই মশালা বা এরকম নাম আমরা দিই। দেখুন पंचायत निर्वाचन के सामने रेखे तृणमूल कांग्रेसের একটা নিম্ন স্তরীয় লোককে প্রলোভন দেওয়া, বাচ্চাদেরকে প্রলোভন দেওয়ার আর প্রচার করার একটা নোংরা প্রয়াস শুরু করেছে। तृणमूल कांग्रेस ये कोड ऑफ मॉडल कॉन्डक्ट जो होता है वो कब मानता है? कभी मानता नहीं। वो तो हमेशा कोशिश रहता है कि उसको जैसे भी हो उसको तोड़ के अपना काम कर ले। तो तृणमूल कांग्रेस का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और सुधरेंगे तो नहीं। दुकान में जो फूड पैकेट बिकता है उसको साथ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कोई कनेक्शन है मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कोई खुला एडवर्टाइजमेंट नहीं है सरकार से।
और बंगाल के बाद सत्ता में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, सियासत का चक्र बदल रहा है। आज का दिन चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच सियासी टक्कर और शक्ति प्रदर्शन का दिन था। आज का दिन मीटिंग से मीटिंग की टक्कर का दिन था। पवार परिवार में आंतरिक तौर पर हो रहे राजनीतिक विस्फोट का दिन था। आज सुबह से दावों का दौर रहा, बयानों की होड़ रही। शाम होते होते ये सवाल उठने लगा कि क्या राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चाचा यानी शरद पवार पर उनके भतीजे अजित पवार का दाव भारी पड़ रहा है? क्या एनसीपी की घड़ी में अब अजित पवार का टाइम आ गया है? खबर यह भी आई कि अजित पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। पार्टी और सिंबल पर भी अजित पवार ने चुनाव आयोग में दावा किया है। दावा है कि 30 जून को एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है? क्या शरद पवार नया दांव चलने वाले हैं? आज दिन भर मीटिंग बनाम मीटिंग वाली जो टक्कर हुई, उसमें अजित पवार भारी पड़ते तो दिखे, लेकिन इसका आखिरी अंजाम क्या होने वाला है, इसके आगे प्रश्न चिन्ह। मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की बैठक हुई, जिसमें 16 विधायक शरद पवार की बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा 6 सांसद और 3 एमएलसी बैठक में पहुंचे। इस दौरान चेतन तुपे पाला बदलकर शरद पवार के पास पहुंचे। इस दौरान सुप्रिया सूले ने बहुमत का भी दावा किया। वहीं दूसरी ओर बांद्रा के मेट सेंटर में भतीजे अजित पवार ने अपना दम दिखाया। इस बैठक में 32 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा 2 सांसद और 5 एमएलसी बैठक में पहुंचे। अजित के करीबी चेतन तुपे बैठक में नहीं आए। आज चाचा अजित पवार और शरद पवार के बीच जबरदस्त डायलॉग वॉर हुई। शरद पवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि अजित पवार उनके सामने इस तरह बगावत की कुंजी खोल देंगे। आज अजित पवार ने पहले शरद पवार को राजनीतिक पुष्प अर्पित किए, उन्हें अपना गुरु बताया, फिर बरसों से दिल के कोने में चुभ रही सारी टीस को बाहर निकाल दिया। पवार वर्सेस पवार की इस लड़ाई को देखिए। आज अजित पवार ने कहा कि शरद पवार अपनी बात पर नहीं टिकते, जबकि शरद पवार ने कहा कि अगर अजित पवार के मन में कुछ था तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। अजित पवार का दर्द आज फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपके कुल में नहीं जन्म लिया तो क्या ये मेरी गलती है? इसके जवाब में शरद पवार ने अजित को खोटा सिक्का बता दिया। आज अजित पवार ने कहा कि रिटायरमेंट की एक उम्र होती है। बीजेपी में तो 75 साल में नेता रिटायर हो जाते हैं, तो पवार ऐसा क्यों नहीं करते? जवाब में पवार ने कहा कि वो सत्ता के पक्ष में नहीं है, जनता के पक्ष में है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए बेहतर है कि अब वो उन्हें आशीर्वाद दें और पार्टी चलाने दें। जवाब में पवार ने कहा कि अजित पवार उन्हें देवता भी कहते हैं और उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। अजित पवार ने आज कहा कि चाचा ने मुझे बहुत कुछ अपमानित किया, लेकिन पवार के तेवर भतीजे पर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि गलती की है, इसलिए सजा भुगतने को तैयार रहे। का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, देश का नेता कैसा हो, शरद पवार अंगार है। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। आणि मी संस्था बघतो, त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो। ती कमिटी केल्यावर तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो। त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा। राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, म्हणतात ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया
और कि आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। हा माझा महाराष्ट्र है, आपला महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन वाली तस्वीरों के बीच आज एक पोस्टर सामने आया जिसमें लिखा था सिर्फ एक बंदा काफी है, और इस शीर्षक के साथ शरद पवार की तस्वीर थी। लेकिन शाम होते होते भतीजे ने चाचा को बता दिया कि नंबर गेम में विजय नंबर से ही मिलती है, और नंबर के मामले में सिर्फ एक बंदा काफी नहीं होता। एनसीपी का असली बॉस वही होगा जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे। दोनों ही गुट अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। अब तक के नंबर गेम की बात करें तो शरद पवार गुट के पास 16 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार गुट के पास 32 विधायक हैं, जबकि 5 विधायक गैर हाजिर रहे। पार्टी पर कब्जे के लिए 36 विधायकों की जरूरत होगी। ये इसको समझ लीजिए, अगर 36 विधायक होंगे तभी जो गुट टूट करके गया है उसको मान्यता मिलेगी, अजीत पवार को मान्यता मिलेगी, वरना मान्यता नहीं मिलेगी और फिर सदस्यता खतरे में पड़ेगी। जो 5 विधायक गैर हाजिर हैं वो हैं चंद्रकांत नौघरे, आशुतोष काले, दौलत दरोड़ा, सरोज अहिरे और अतुल बेनके। अब ये विधायक किस पाले में जाएंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल अजीत पवार के पास जो संख्या बल है वो चाचा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता तो दिखाई दे रहा है। जब लड़ाई सत्ता की होती है तो उसमें नफा नुकसान, समीकरण, वोट बैंक सब कुछ देखा जाता है। अजीत पवार भी यही देख रहे हैं। अजीत पवार अपने चाचा के खिलाफ बगावत तो कर रहे हैं, लेकिन चाचा के नाम की उन्हें जरूरत भी है ताकि उनके वोट बैंक पर कोई असर ना हो। अजीत पवार की स्ट्रेटेजी को अब थोड़ा सा समझिए। अजीत पवार को पार्टी चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके लिए खुद को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। दूसरा, पार्टी का सिंबल घड़ी चाहिए। इसके लिए भी काफी जोर लगाया है। पार्टी के सिंबल पर दावे के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया गया है। तीसरी बात यह कि उन्हें चाचा पवार का चेहरा भी चाहिए। अजीत गुट की तरफ से शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, यह भी हैरानी का एक विषय है। हालांकि चाचा भी अभी चुप बैठने वालों में से नहीं है। आज शरद पवार ने अजीत पवार को जवाब तो दिया ही, साथ में कल दिल्ली में अहम बैठक भी होने वाली है। सवाल यह भी कि अगर शरद पवार ने गेम पलट दिया तो कहीं 2019 वाले अजीत पवार की घर वापसी का रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं हो जाएगा, और शरद पवार का भविष्य एनडीए के साथ होगा या यूपीए के साथ। लिहाजा महाराष्ट्र की इस राजनीतिक लड़ाई के प्रभाव बहुत दूरगामी होंगे, और इस गेम में अभी पावर भी बाकी है और पिक्चर भी बाकी है। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड में गिरफ्तार प्रवेश शुक्ला का घर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश के बाद बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल प्रवेश शुक्ला के घर पहुंचे। घर गिराए जाने के दौरान आरोपी का परिवार आंसू बहाते नजर आया। सीधी पेशाब कांड पर राजनीति भी तेज हो गई है। सिहावल से कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल पीड़ित परिवार के घर धरना देने पहुंच गए। पटेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर बयान बदलवाने के लिए पुलिस ने पीड़ित को 24 घंटे कस्टडी में रखा। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि ये भाजपा का आदिवासी और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा है। प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला ने कहा कि उनका बेटा बीजेपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है, इसलिए विरोधियों ने उसे फर्जी वीडियो के जरिए फंसाया। सीधी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का फैसला किया है। लखनऊ में 3 घंटे चली बैठक में जनता से भी लॉ कमीशन की ओर से मांगे गए सुझावों पर अपनी राय भेजने की अपील की गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, कोर्ट जाना है या नहीं इसका फैसला आगे बोर्ड करेगा। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।